नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोगिता सूदन पुंछी पीओजे के विस्थापित समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ। आपसे ऐसे शख्सियत की मुलाकात करवाने जा रही हूँ जो पीओजे के समाज से वाबस्ता हैं और जिन्होंने ये 6 युद्ध देखे हैं, जिनमें 47 में इनकी एज 10 साल थी। 47 के बाद इनका 62 में इन्होंने उस जंग को देखा, 62 के बाद 65 देखी, 65 के बाद 71 देखी, 71 के बाद 99 देखी, उसके बाद अभी 2025 की जंग को देखा। और अब मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। आप थोड़ा सा बताएं कि 47 में आपकी उम्र 10 साल की थी, आप उस वक़्त का कुछ जो आपको याद है कुछ बयान करें। सर्वप्रथम मैं अपने जीवन से शुरू करता हूँ। हेमराज खजूरिया मेरा नाम है और जब 47 हुआ तो उस वक़्त देश का विभाजन हुआ तो हमें ये मालूम नहीं था कि ये विभाजन होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। लेकिन जिसने स्टोरी जो बाद में सुनी कि विभाजन कैसे हुआ, 10 साल की वो आयु थी, तो अचानक हम ठीक बसते थे जिस इलाके में रावलाकोट, छोटा काला वगैरह हमारे गांव थे, उसमें जब हम 10 साल की आयु में रहते थे तो अचानक पता चला कि यहाँ हमारी आबादी जितनी हिंदुओं की थी वो तकरीबन मतलब 30-35% थी, बाकी सब अपने वहाँ माका। तो किस जगह पे थे आप पाकिस्तान में, किस जगह पे थे आप? छोटा काला रावलाकोट। छोटा काला एक गाँव था, रावलाकोट। रावलाकोट वो एक शहर था हमारा था। तो पलंदरी तहसील थी, पलंदरी उसकी तहसील थी। तो वहाँ हमको पता चला रात को अचानक कि यहाँ से कबायली आ गए। कबायलियों का हमने नाम ही सुना, कबायली कौन होते हैं? कबायली आ गए, इसलिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा और रावलाकोट शहर में जाना पड़ेगा। उन्होंने श्राद्धों के दिन थे तो सब हम परेशान हो गए। छोटा गाला से रावलाकोट तकरीबन 7-8 किलोमीटर था। तो आदेश हुआ जब, तो फिर भी हमने उन लोगों, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े दमदार व्यक्ति थे, सोच वाले थे, उन्होंने कहा भाई हम घर को नहीं छोड़ेंगे, कबायलियों से हम मुकाबला करेंगे। जो वास्तव में वो कबायली नहीं थे, वो जो बागी सेना थी आर्मी की, 2 आर्मी टुकड़े के पाकिस्तान में, वो सेना जो हमदन थी वो पाक आर्मी थी। तो उसने भेस रखा था कबायलियों का। तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू हो गई, दबाना जैसे इनका चलता रहता है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा भाई हम रक्षा करेंगे, हमारा देश है, हमारे घर बार हैं, यहाँ से क्यों जाएंगे हम। छोटी छोटी मोहल्ले में बैठ के हुई तो वो बड़े हमारे बुज़ुर्गों ने कहने लगे भाई आपने किसी ने नहीं जाना, हम चौकीदारी करेंगे, बैठ करेंगे, जब आएंगे तो देखेंगे, लड़ेंगे, घर बार क्यों छोड़ेंगे। परंतु उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। सबसे पहले उन्होंने एक जगह के आकर, सबका नाम लूँगा तो वो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, उन्होंने एक घर में, उसका नाम बनजाऊसा था हमारे से घर से, उस आके उन्होंने एक हल्ला बोला। और हमारे एक देवी दयाल शाह हुआ करते थे, उनके बेटे कोई इधर नहीं कोई, तो उनके घर में वो घुसे। पहले हमेशा जो लीडिंग आदमी है उन्होंने उनको कैप्चर किया और उसको सज़ा दी और उसको भगाया। बाकी देखे निरुत्साहित हो जाते हैं। तो उन्होंने उनके घर में जाके, परिवार के उन्होंने बड़े बड़े कुत्ते भी रखे हुए थे, तो कुत्तों को उन्होंने बुला के कोई मीट वगैरह ले गए थे, उन्होंने फेंका, उनको मार दिया। बाद में घर में घुस गए और उनको जो पत्नी थी उसको कहने लगे भाई आपके बेटे और भतीजे किधर हैं, क्योंकि वो छुप गए थे। बड़े बड़े मक्की के कोल होते थे, वो कोल में घुस गए कोई से बचने के लिए। जब उन्होंने कहा नहीं वो बाहर गए कहीं ना, तो फिर उस जो उनकी पत्नी थी वो हमारी, उनको ये इस उंगलियाँ जो थी इसमें पेंसिल डाल के उनको दबाया तो उंगलियाँ तोड़ी उन्होंने। पहले चीखों पुकार हुई, वहाँ से फिर वो निकले, लेकिन उन्होंने गोली मार के उनको भगाया। तब पता चल गया कि उन्होंने मकान को भी आग लगा दी। वहाँ से फिर जो हमारी जनता थी, लोग थे, वो निरुत्साहित हो गए कि इतने बड़े आदमी को मारा था, इसलिए भागो यहाँ से। वहाँ से भाग के हम रावलाकोट सिटी में चले गए। रावलाकोट सिटी पता आपको तभी चला कि कुछ पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है और यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने भी कहा तुम निकलो, हम यहाँ ही रहेंगे। जब रावलाकोट पहुँचे तो वहाँ सिटी, छोटी सी सिटी थी,
उस सिटी में हमारी सेना 9th डोगरा उस वक्त थी, ऐसे वहाँ से 9th डोगरा सिटी में, उसमें 15-16 जो जवान थे उस वक्त के, कैसे पुंछ से वहाँ चले गए उसका हमें पता नहीं। हमें पता यहाँ हमारी आर्मी है, तो हम वहाँ उनसे मिले। मिलने के बाद पता चला कि ये हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ हैं उस वक्त। तो वहाँ रावलाकोट पहुँचे तो उन्होंने मतलब एक जगह के इकट्ठे हो गए। तो एक हमारा वहाँ दरी साहब एक पवित्र स्थान था, कुछ लोग वहाँ चले गए और कुछ रावलाकोट अपने नीचे चले गए। तो उन्होंने कहा कि अब बात यह है कि हमें 7-8 दिन हो गए यहाँ, आप अभी आए हो, अब हमारे पास अम्युनिशन भी नहीं है, हम रोटी वगैरह उनको खाना हम बनाते रहे मक्के का, उनको देते रहे, रास्ता उधर से बंद हो गया। तो इसलिए ये करेंगे कि हम 7-8 दिन हम भी वहाँ रुके। तो आज रात को हमने यहाँ से निकलना है, तो आप जो युवा हो और जो आपके जो बुज़ुर्ग हैं बड़े थोड़े चलने वलने वाले, उनसे हमने बात करनी है। तो हमने वहाँ भी 10 साल की उम्र में सेना के साथ रहे, चलते रहे, उनको देते रहे, खाना वगैरह करते रहे, जैसा हुआ। संस्कार तो हमारे वहीं से बने स्ट्रगल के। फिर जब उनको हमने वहाँ इकट्ठे होकर निकलने की कोशिश की, कितने बजे निकलेंगे, वो कहने गए रात के अंधेरे में निकलेंगे, और जो शहर है आपका उनको आग नहीं लगानी, ताकि वो जो आने वाले जो उनकी फ़ौज है, कबायली लोग हैं, उनको पता चलेगा यहाँ से ये भाग गए। इसलिए शहर को आग नहीं लगानी, और आप जितने सके निकल जाओ यहाँ से, तो हमारे साथ चलो। अब पहाड़ी रास्ता था, उस रास्ते से रात को चलना था, दिन को रुकना था। तो अब जो बुज़ुर्ग थे उनको कहाँ छोड़ा जाए, जो बीमार थे उनको कहाँ छोड़ा जाए, जो चल ही नहीं सकते थे। ईश्वर जाने बाद में क्या हुआ, कैसे वो जाए। और कई लोगों ने तो बोला, हमका मैंने खुद देखा कि हमारी एक दादी जी थी, तो वो कहने लगे बेटा आप अपनी जान बचाओ, हमने उम्र तो अपनी ले ली है, अब मैं वापस आएंगे नहीं, तो लेकिन आत्मा हमारी रहेगी आपके साथ ही, इसलिए आप निकल जाओ, अच्छा रहेगा। इतने में ये बातें चलनी थी निकलने की। तो इर्द गिर्द हमारे वहाँ जितने भी लोग बसे हुए थे, तकरीबन जैसे ये सेंटर है और आरसपुरा नज़दीक हो, इधर से आगे दूसरा गांव आया, उनमें कबालियों ने आग लगा दी बाहर घरों में। जो लोग साथ में थे वो निकले नहीं, उन्होंने कहा हम शहर में सुरक्षित हैं। उनको घरों में जाके उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, दोनों दरवाजे बंद कर दिए और बाहर से आग लगा दी। मतलब जिंदे लोग जो हैं उन्होंने जलाए। ऐसी चीखों पुकार वहाँ हुई कि टेरर हो गया, वहाँ से फिर निकलना पड़ा सब। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो लोग वहाँ पे छूट गए, जो बीमार थे, बुजुर्ग थे, उन सबको उन्होंने जला डाला। मतलब ये त्रासदियाँ जो हैं उस वक्त हुई। इस तरह के बड़े सारे लोगों को जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि कई बार क्या होता था कि हम लोग इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला हमें, हम सब चीज़ें छोड़ के हमारा जो सोना, इवन की सोना भी वो सब रह गया वहाँ। इवन जो है अपने बुजुर्ग भी छोड़ने पड़े जो नहीं चल सकते थे। अब वहाँ से जब आए हम, तो हम एक तोली पे रास्ता था, एक जंगल से हम 6 दिन लगे हमने रात को जाना। तो अब कबायलियों को उनको पता चला कि ये अब लोग निकल गए, तो उन्होंने जो रास्ता था एक जो चलास को पुंछ जाके मिलता है, इस रास्ते को भी उन्होंने कट कर लिया। तो हम पहाड़ों से निकलते 6 रातें लगी हमको पुंछ पहुँचने में। और वो 6 रातें और दिन आप चलते रहे? नहीं, रात को हम रुकते थे और दिन को चलते थे। तो दिन को चलने में उन्होंने फिर आगे रास्ते रोके, उन्होंने पेड़ों पर चढ़ के अपने फायरिंग करना शुरू कर। उनके पास सलासा था। हमारे जो जवान थे कोई 5-7 आगे थे, 2-4 पीछे थे, 2-4 आगे थे, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ 7-8 जवान भी हमारे शहीद हो गए वहाँ। तो इस तरह पुंछ हम पहुँचे, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे। तकरीबन 32-35 हज़ार आदमी लोग वहाँ से चले, तो उनमें से 17-18-20 हज़ार के करीब हम पुंछ पहुँचे। बाकी कोई रास्ते में मर गया, कोई गिर गया, कोई वहाँ रह गया। तो और भी त्रासदियाँ बड़ी हुई। हम निकले, पीछे से पानी आ गया, हाथ चल गए, बड़ी लंबी चौड़ी। आपका 20 मिनट लाने में अगर पूरी दूँ तो फिर कांपेंगे लोग। और जो देखा हमने अपने सिर पर देखा। चलो नहीं, वो हम चाहते हैं कि आप वो सब देखिए। जो हमारा युवा पीढ़ी है जिन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि 47 में हमारे साथ कितनी त्रासदियाँ हुई। और हम ये देश जब आज़ाद हुआ, 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो पीओजे के वालों को कितना सहना पड़ा। मतलब वो जो वक्त था, लोग ये बताते हैं कि हम शहर जाते थे
जो मार काट हुई, जो औरतों की इज्जत उन्होंने लूटी और जो उन्होंने लोगों को जलाया, जो मारा, जो काटा, वो एक बड़ी ही दयनीय सिचुएशन थी जिस तरह से वहाँ से लोग निकल के आए। बहुत अन्याय था जिसको मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता किस किस्म के व्याख्या हुआ, उसमें मजबूर हूँ उनको करने में। तो वहाँ से जब निकले हम तो वहाँ एक बितार नदी है, हाँ, तो इधर पुंछता है इस साइड पे। तो वहाँ एक गुलपुर एक जगह थी, गुलपुर जगह आज भी है। उस जगह के बहुत से लोग हम जब पहुँचे, तकरीबन 7-8 हज़ार एक जत्थे में पहुँचे, बाकी दूसरे रास्ते से पहुँचे। तो खैर मैं अपने जत्थे की बात करता हूँ, वहाँ 7-8 हज़ार की हुआ। जब हमने उस वाकई पूर्ण सिटी में दाखिल होने का चाहा, उस वक्त दरिया में पानी थोड़ा था, लेकिन हम बीच में चले गए तो पीछे इधर उड़ी साइड पे, इधर कश्मीर साइड पे बारिश बड़ी हुई। तो बारिश में हुई है मैं, तो वहाँ पानी जो ढलवान होती है तब पानी भागता हुआ आता है और बेचे ऐसे आवाज़ आती है, पत्थर भी गिरते शुरू हो गए। हमने सोचा फौज आ गई, उनका आतंकवादी आ गए, इतना शोर आता उस नदी का बन गया, पानी आ गया पीछे से। जब कष्ट आते हैं तो बहुत सारे आते हैं, तो हमें आवाज़ आई इधर उधर से कि भाई अभी पीछे भागो, पीछे भागो, नदी आ गई। जो बीच में घुसे हुए थे वो नदी से बह के पीछे चले गए। मेरा 2-3 हज़ार आदमी तो उसी वक्त रात को ही गिर गया, मतलब उस पानी नदी में ही उधर चले गए, मतलब मर गए उसमें। हाँ, मर गए। तो जो कुछ बचे थे पार बचे, जो बीच में फंसे हुए थे वो पत्थर कोई जगह कोई मिली तो उसमें बचे, थोड़े से बच गए। दूसरा दिन और पानी 3-4 घंटे के बाद स्लो हो गया, क्योंकि यकदम बारिश थी, यकदम आया पत्थर। वो पहली बार हमने देखा इस किस्म का नज़ारा, कभी भी सपने में आता रहा सीन। तो अब वहाँ से जब पुंछ सिटी में पहुँचे तो उस वक्त इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे, चंडा वाला दूसरा तीसरा जितने इलाका जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो सारी सिटी में आ गई। और कवायली दूसरे फौजी उनकी कपड़े में बैठी सेना थी, वो चौकियों में पार काफ़ी गिर गई और हमारी थोड़ी सी सेना उधर बची थी। तो उनका हमें पता ही नहीं चला जो हमारे साथ आ रहे वो कैसे आए, किधर आए फौजी। तो वहाँ उस वक्त एक अपना विक्रम सिंह, जनरल विक्रम सिंह जी थे उस वक्त, और उन्होंने 5-7 दिन जितना लड़े, जैसा हुआ, जितनी फौज हुई, लेकिन पीछे हमारी जब विभाजन देश का हुआ हमें तो मालूम नहीं था। 10 साल के बाद जब हमको पता चला कि इतने कष्ट हमको क्यों आए, क्या हुआ था, वो ये था पीछे विभाजन हुआ तो वहाँ इस देश का अभी बंटवारा हो गया। तो उस वक्त हमारे नेतृत्व जो है जिनके हाथों में रहा, उनको इसकी कोई सोच नहीं थी क्या करना, वो व्यक्तिगत सोच हुई होगी उनको। लेकिन हमारा आगे से उनका रास्ता कबायलियों ने, उनकी सेना ने बंद कर दिया और भीमर गली और ये जो पीछे आगे रास्ता था, पीछे हमारी फ़ौज वहीं रुक गई, उनकी आगे नहीं आ सकी। तो वो एडवांस करके सिटी तक आ गई उनकी सेना। वही जो कबायली जिनको कहते हैं, जो सेना कबायलों के रूप में आई, कबायली के रूप में सेना आई थी वो। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो बड़ी बीमारी इतनी, यकदम लोग इकट्ठे हो गए थे, बीमारी भी बढ़ गई, खाने को कुछ नहीं मिला। तो विक्रम सिंह ने एक आवाज़ दे दी कि अब जहाज़ भी यहाँ उतरते नहीं, जो आता है तो वो क्रैश हो जाता है वहाँ, तो उससे एमुनेशन फेंकना कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि जो 10 साल से ऊपर व्यक्ति है, 14 साल से 12-13 साल के, तो वो हमारे साथ उन्होंने अस्त्र शस्त्र छाएंगे, रात को ट्रेनिंग करेंगे फायरिंग का, वो हमारे साथ सेना में चलेंगे। तो जो मेरी वो एज के थे उनको कहा आप हमारे पीछे चलो, हम यहाँ से एडवांस करेंगे रात को। तो जो हमारे बोले हर हर महादेव जय श्री शंकर। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप भारत के सबसे छोटी उम्र के सैनिक थे 47 की लड़ाई में। सैनिक समझ लो क्या? सैनिक मतलब उस वक्त जो आपने इतना काम किया, 10 साल का बच्चा अगर आप इमेजिन करो, तो आज हम देखते हैं अपने बच्चे 10 साल के, और उस वक्त जो आपकी ये कहानी सुन रहे हैं तो बड़ा मतलब वो लग रहा है कि किस तरह से कितनी ही त्रासदी आप लोगों ने उस वक्त। ये ईश्वर की कृपा से तो हमने क्या। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 10 साल के जो बच्चे हैं ये हमारे पीछे हल्ला गुल्ला करते चलेंगे, और बीच में जिनको थोड़ा हमारे सैनिक बना के चलेंगे। मेरे भाई साहब थे बड़े, कृष्ण लाल जी, वो मेरे से 4 साल बड़े थे, 14 साल के थे। उनके हाथ में उन्होंने बंदूक दे दी, सिर्फ चलाने की आवाज़ आनी चाहिए। सेना तो ट्रेंड नहीं थे वो फलाने करें, तो खुद वो आगे चलते थे। तो उन्होंने जिससे जो हमारे वहाँ के उनकी सेना कबायली लोग थे, ताकि वो भागेंगे, क्योंकि बड़ा नज़दीक आ गए थे। तो हम
भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। भारत माता तो अभी बाद में हमें पता चला, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये बातें चलती गई। तो जाकर कोई सरदार था जो बोले सोने सत श्री अकाल, हर हर महादेव, तो चलते गए, शोर मचे। तो आगे उनका करते थे उस सेना, उनकी कवारियों को पता चला कि ये बहुत सेना आ गई है, वो पीछे भागना शुरू हो गए। पीछे चलते 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 काफ़ी दूर, 2 सिटी से किलो आपने उसने खदेड़ा, पीछे खदेड़ा, पीछे चले गए। तो फिर हम थोड़ा सेफ हो गए, फिर उन बारे चलना चुलना। फिर हमने वहाँ ब्रिगेडियर प्रतीप सिंह ने एक बात कही, देखो उसको भी सज़ा मिली है, मेरा ख्याल है उसके बाद सरकार उसकी थी शेख अब्दुल्ला की, उन्होंने जैसा कहा वैसे केंद्र ने सरकार ने माना, तो उसको बेचारे को इस वक्त तक, लेकिन जितना बलिदान विक्रम सिंह का इतना किसी का नहीं वहाँ पुंछ जाने में। तो वहाँ उन्हें कहा कि यहाँ ये कब्रिस्तान है, हम लैंड करवा के या ऊपर से जहाज़ आते हैं तो वो अगर कोई चीज़ अम्युनिशन फेंकते हैं या गला फेंकते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो दरिया में जाती है, कोई इधर जाती है, कोई महल्ले में पड़ती है। तो हमारे पास प्लान नहीं था, काफ़ी एरो प्लान, वो कब्रिस्तान था वो। तो उसको रातों रात जनता ने उखाड़ के प्लान करके उन्होंने अपने टाट वगैरह बिछाए, दूसरे तीसरे उस लैंड किया हेलीकॉप्टर दूसरे तीसरे जो आए, थोड़ा उससे वहाँ हमारा अम्युनिशन असला आ गया। उसके कारण से हमारी फ़ौज वहाँ से फिर से डट गई, फिर मुकाबला हुआ, मुकाबला करते करते टाइम गया, बहुत तंगी हो गई। तो ये जो आप बता रहे हो, उसके बाद आप कहाँ सेटल हुए, वहाँ से पुंछ से कहाँ निकला? उसके बाद फिर हमको वहाँ कुछ जो छोटे बच्चे थे और जो औरतें थीं, जो बुज़ुर्ग थे, उनको बाई एयर लिफ्ट किया, क्योंकि रास्ते तक कट ऑफ थे। बाई एयर हम वहाँ ग्राउंड बन गया, तो बड़ी मुश्किल से 1-2 प्लेन आते थे, उसके द्वारा फिर उन्होंने हमको शिफ्ट करके नगरोटा कैंप इधर रख दिया। नगरोटा कैंप हमने सुना था, तो वहाँ अभी तो शहर बन गया, उस वक्त तो ब्यावान तभी थी, जंगल था, बिल्कुल जंगल था, तो नदी सारा। यहाँ उन्होंने आपको पहला कैंप नगरोटा में बना, नगरोटा में बना, और बहुत सी जनता पिंबर, देवा, बटारा, छम, जोड़ियाँ, कुछ इलाके सारे, तहसील बाग, पीछे से तहसील पंद्री, जितने लोग वो नगरोटा कैंप में आ गए। नगरोटा कैंप में हम टेंटू में रहने लगे, टेंटू में रहते, वहाँ हमारा ठंडा इलाका। आपका जो 47 में जो मतलब वहाँ से जो झगड़ा, मतलब जो भी रहा, जो मार काट, ये सारा देखते, दरिया से निकलते कैंप तक आने का, ये पूरा किस्सा रहा। तो इसके बाद फिर आप रेफ्यूजी बन के आगे जम्मू आ गए, नगरोटा कैंप, नगरोटा आ गए, उसके बाद आप फिर जम्मू आ गए। तो जम्मू आए आप, फिर नगरोटा कैंप में आ गए, जम्मू में ही है नगरोटा कैंप। हाँ, मतलब नगरोटा से जम्मू आए। हाँ, नगरोटा आ गए। नगरोटा जब वहाँ कुछ 4 साल कैंप रहा, तो वहाँ भी एक बार धूपन, बड़ी रेता, हवा उड़े, उस वक्त सारा कोई वहाँ भी बड़ी कठिनाई देखे, आँखें उबल गई, लोगों को परेशान हो गए, बड़े कैंपों में, छोटे छोटे टेंटों में रहने लगे। तो वहाँ भी चलो कुछ समाज सेवी संस्थाएँ थी जो भारत की, टाटा, बिरला, दूसरा वगैरह, इन्होंने तो काफ़ी सहयोग दिया कुछ लोगों को वहाँ। तो वहाँ से फिर जब देखा कि भाई अभी थोड़ा पीस हो गया, तो वहाँ की, यहाँ की जो सरकार थी, हुकूमत थी, इन्होंने फिर हमको कहा कि भाई आप यहाँ कैंपों में नहीं रह सकोगे, आपको जगह देते हैं, अलाट करते हैं। इस वक्त ये सारी ज़मीनें चढ़ी थी, यहाँ पाकिस्तान की जो थे डिवाइड हो गए थे, वो वहाँ भाग गए, हम इधर आ गए। तो ये जो जितनी जगह हैं, ये हमको, आप किसान लोग हो, ज़मींदार लोग हो, तो यहाँ बड़ा मुश्किल है, तो आप। फिर उन्होंने इस कैंप को डिवाइजन करके 3-4 हिस्सों में कर दिया कि धीरे धीरे फिर वो 5-4 सालों में हम जिंदगी पटरी पे आने लगी, पटरी पर आ गए। कैंप बना ना, कैंप बने, जोल कैंप बना हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल बना, राजस्थान में लोग चले गए, गंगानगर में रहे, अलवर में, बिल्कुल कुछ बिखते अलग अलग जगहों में चले गए, जिसके पास कोई सोर्स था, कोई है जैसा वो पहुँच जा सकता। इस तरह से हमारे इन मुसीबतों से ये समाज निकला है, लेकिन फिर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। परंतु बात ये है कि इतना अत्याचार और जुल्म होना नहीं था जिस वक्त। अगर हमारा नेतृत्व सही होता, जिस देश का नेतृत्व और राजनीतिक सोच, साहस वो लोग ना हो, तो वो देश की जनता और आर्मी, एक विजन जो था, वो उतना विजनरी नहीं थे जो लोग थे उस वक्त। उन्होंने बेसिकली अपना देखा, पर्सनल इंटरेस्ट देखा, पब्लिक ने सफ़र किया, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने सफ़र किया और इन बड़ी लोगों सारी के कारण से, अदरवाइज ऐसा नहीं था। अब बात रही है वहाँ तक। तो ये जो जीवन में जो मैंने देखा, ये सारी बीत, ये 1947 की बात बताऊँ।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 47 में आपकी 10 साल उम्र थी, अब अगली लड़ाई जो थी वो 62 में हुई, तो 47 के बाद जो 62 की लड़ाई थी उसमें और उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा? 47 की लड़ाई के बाद हमने जो डिफरेंस देखा कि उस वक्त हमारी अपनी सरकार थी, देश का विभाजन होके वो चले गए, हदें बन गई, बाउंड्री बन गई, उनका वो देश उनका देश, इसकी रक्षा करना वो हमारे नेतृत्व के जिम्मे हो गया और उनका हो गया। लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, तो उससे हम समझते थे कि अब हम पुरअमन बैठेंगे। उस 25 साल की आयु में मुझे ये इंटरेस्ट बनने लगा, सोच बनने लगी कि अगर हमने वहाँ मार खाई, ये हुआ, अभी हमारा नेतृत्व जो है, अभी सेना ऐसे तो ये युद्ध हो गया अगर 62 का 1962 का, तो इसका कारण क्या है? वही स्थिति तो नहीं है, सोचते थे, लेकिन इतना विज़न नहीं था कि भाई क्यों हो रहा, क्या हो रहा। तो उसके कारण जब ये चला वो 62 की युद्ध जो हुआ उस वक़्त चाइना के साथ हुआ। चाइना जो सबसे पहला दुश्मन अभी भी है, उस वक़्त भी हमारा था, और उस चाइना के युद्ध से ये हमें सबक मिला कि नेतृत्व जब किसी का देश का कमज़ोर होता है तो हमारी सेना भी उत्साहित नहीं होती, लेकिन हमारे देश की सेना जो है उत्साहित हो, नेतृत्व हमारा हो, राजनीतिक नेतृत्व इच्छा शक्ति हो, तो उस वक्त उनको पड़ी थी अपने अपनी गद्दी की, अपने अपने निर्णय की, जो भी बने तो उन्होंने बस अपन देख लिया। तो 1962 में जो टॉक ऑफ द टाउन थी, जो वहाँ पे बातें थी वो यही थी कि नेतृत्व जो है वो कमज़ोर है, उसकी वजह से ये उसकी वजह से हुई है। सेना के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। सैनिक हमारे भाई थे जो उधर आते थे, छुट्टी आते थे तो बोलते थे भाई ऐसी बात है, तो वो कहते थे हमारे पास सिर्फ, मतलब 1962 में हम बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर थे। इस कारण से सेना का हमारा मनोबल बढ़ा नहीं, उसको जो ज़रूरियात मतलब डिफेंस की थी वो मिली नहीं, और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नेतृत्व अपने मौज मस्ती में रहे, और वो चाइना का आक्रमण करके चाइना के बहुत सारी हमारे पराक्रमी सेना है, जब भी युद्ध में लड़ा उसमें जितनी कठिनाई 1962 में देखी हमारी सेना ने, लेकिन पराक्रम फिर भी रहा। 2 साल सेना के उधर चाइना के पास रहे, जो आए और बड़े कमज़ोर, उन्होंने खुराक वगैरह उनको ऐसी दी गई कि वो घर में आके उस काबिल बन ही नहीं सकी वो सेना के जो। अब आपका कहने का मतलब है कि सेना जो है वो 1962 में अपने मनोबल से लड़ी, अपने मनोबल से लड़ी, अपने शूरवीरता से लड़ी। अगर कहो कि उसको कोई साजो सामान दिया, कोई इक्विपमेंट दिया, कोई अस्त्र शस्त्र दिए, वो नहीं थे। वो क्यों कह सकते हैं हम नहीं कह सकते कि उस वक्त सरकार ने दिए नहीं दिए, लेकिन जो उस वक्त के सैनिक बच के आते थे उनकी वास्ता उनसे हम सुनते थे कि ऐसा हुआ, कि प्रत्यक्ष तो हमने देखा नहीं, 25 साल की उम्र हम कहाँ जाते क्या, लेकिन जब वो हमारे भाई वापस आते उनसे पूछते थे, फिर उनको देखने के लिए जाते थे कि कमज़ोर हो गए, उनको चूना डाल के खाना खिलाया गया बेचारे। वो बड़ी देर के बाद है समझौता हुआ 1962 का, ऐसा हुआ। बहुत सारा इलाका चाइना ले गया, हमारे भारत का बहुत सारा चाइना ले गया, तब समझौता हुआ तो उसमें हो गया। तो ये 1962 का युद्ध जो है, और उसके बाद फिर आ गई 1965 युद्ध आ गया। उसमें भी हमारा नेतृत्व कुछ संभल गया, कुछ बीच में लोग आ गए, युद्ध का अनुभव उनको हो गया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस वक्त भी हमारा नेतृत्व उनका ही, तो हमारी सेना ने 1965 में जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उनके पास पहले से ही अस्त्र शस्त्र था। पाकिस्तान की आर्मी के पास वो पहले से थे, 6 जोड़ियाँ था, चिड़ीकोट पोस्ट वगैरह, इसमें युद्ध हुआ, बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ, बहुत सब ज़बरदस्त युद्ध हुआ। इतने पराक्रमी सेना हमारी निकली थी कि चिड़ीकोट पोस्ट को हमने ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन 1965 6 जोड़ियाँ पलांवाला से वो एडवांस हो गया पाकिस्तान की सेना। वहाँ उधर युद्ध हमारी सेना ने किया, इधर भी मुँह तोड़ युद्ध किया। युद्ध करने के बाद वो थोड़ा पीछे अच्छे, उन्होंने हमारा इलाका ले लिया, इन्होंने उनका इलाका ले गए, थोड़े ऐसे हो गया। तो बाद में 1965 में फिर बीच में पढ़ते हैं, विदेशी मुल्क पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं या कैसे अपना इंटरेस्ट को देखते हुए वो पढ़े, तो राजनीतिक हमारे इतने मैच्योर नहीं थे, तो इन्होंने सीज फायर करके तो कुछ इलाका उनका तभी का इलाका उनको दे दिया, चिड़ीकोट पोस्ट भी दे दी इधर के। फिर उस वक्त
मतलब आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नेतृत्व को तब भी समझ नहीं उतनी आई जितनी आनी चाहिए आनी चाहिए थी। मतलब उनका विजनरी वो नहीं थे। तो वो दिया, तो उसका देने लेने का आदान प्रदान हुआ। तो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी के हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त, लाल बहादुर शास्त्री जी उसी वक्त वो आए। तो वो तो चले गए, तो वो आए तो उनके ताशकंद में समझौता हुआ। ताशकंद आपने सुना होगा, ताशकंद समझौता, बिल्कुल। ज़्यादा उन्होंने मिलकर ताशकंद समझौता कराया। लाल बहादुर शास्त्री जी एक नेक और जिम्मेदार, मोदी जी की तरह एक नेक इंसान थे, बहुत सच्चे इंसान। तो उनका नेतृत्व जब आया तो वो उनके जाने के बाद देश को बड़ा धक्का लगा। अपनी सेना का नेतृत्व हमारा थम गया था, सारी सोच, तो वो चले गए। उसके बाद अपने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो आगमन हुआ, वो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा 2 से टुकड़े में हो गया। तो वो एक अच्छा पीरियड रहा। उसमें बेशक भले एक बात भी उनके साथ जो और नेतृत्व था वो कमज़ोर था बड़ा, लेकिन उनका नेतृत्व तो रियाद की सोच को मैं व्यक्तिगत ने बोल सकता वो किया। ये तो हमें सबको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं बहुत ही ओपिनियन देने वाले बड़े विजनरी शख्स थे। बहुत बड़ा धक्का लगा जब वो चले गए, बहुत नुकसान हुआ भारतवर्ष को। मकसद ये था कि जो कंपैरिजन 47, 62, 65, उसके बाद 71, ये जो 71 की लड़ाई हुई उसमें क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि इन तीनों लड़ाइयों के बाद इस 71 की लड़ाई में हम कितना बेहतर हुए? फीस हम मिल गए ना, उसके बाद तो बहुत जिसमें आकाश और ज़मीन का अंतर है। अब उसके नेतृत्व के बाद जब हमारा नेतृत्व आ गया, क्योंकि 71 में मिसेस इंदिरा गांधी जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर रही, तो उसके बाद उनके टाइम में जितना भी हम लोग भी जो शरणार्थी वहाँ से होकर जो उछल के आ गए थे, या जितने जहाँ बसे, जहाँ हम इस इलाके में बसे, तो हमें उस वक़्त की याद थी। तो हमारी सेना यहाँ से सियालकोट की तरफ यहाँ से अंदर 6-7 किलोमीटर अंदर चले गए थे 71 में आगे चले गए। तो एक बार हम बॉर्डर पे गए, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता था, आरएसएस की टीम में था, जिला कार्यवाह था, हमारे आरएसपुरा की शाखा लगती थी। तो फिर मैंने उनसे एक बात रखी, नमेशर के कुछ नौजवानों से भी, कि भाई हमने बहुत कुछ देखा, अभी सेना का पराक्रम देखते हैं, आगे सेना यहाँ से चलेगी तो सेना को देखते हैं, चलते हैं हम, कि सेना को ये महसूस ना हो कि यहाँ से लोग सारे अपने घर बार छोड़ के चलेंगे, मार डाउन हो जाता है आर्मी का या किसी का, क्योंकि उनको भी याद आती है कि हमारे बच्चे किसी युद्ध में लड़ रहे हैं, किसी तरह मनोबल बढ़ाने के लिए हमको आगे चलना चाहिए। फिर ये सारे इकट्ठे हो गए, फिर 10-15 लोग हम गए, अपनी यूनिफॉर्म में गए, बाजपुर बंगला का सुचेतगढ़ के पास जगह थी, उसमें गए। वहाँ का एक कमांडेंट था पाठक उस एरिया का, हम उनसे मिले, जाकर नमस्कार किया, सारा बात है, ऐसे हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हमने बड़े युद्ध देखे हैं, कुछ है तो आप ही है, तो आप हमारे भाई बहन और दूसरा जैसे हैं, तो कोई भी अगर आपका यहाँ किराएदार कोई पीछे रहते हैं तो उनकी देखभाल हम करेंगे, आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर में लड़ने हो गई तो उसके हम काम करेंगे। तो वो कहने लगे चलो हमको अमनेशन मिलता है, गोल्ड मिल सकता है, परिवार भी सारा हमारा ठीक है, उनकी देख रेख सारी हो रही है, भारत पूरा कर रहा है, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हो तो करो। उन्होंने बोल दिया, मैंने बोला क्या करना है? उन्होंने बोला हमारे जवान जो बॉर्डर पर लड़ने थे लड़के, तो वो उनमें से 25% लोग जो हैं वो हमने मोर्चे बनाने में लगाए हुए हैं। ज़मीनों में थोड़े मोर्चे खोदते हैं, उसकी मिट्टी आगे रखते हैं, उधर के पीछे झुकते हैं, फिर आगे फायर करते हैं आगे, इतना मतलब था। तो उसमें आप हमारी एक सहायता कर सकते हो। तो क्या कहता है, मिट्टी के बोरे हमको भर दे दो, जो सीमेंट के बोरे होते हैं, अगर ये दे सकते हो तो हमको प्रोवाइड करो। तो हमने कहा भाई बात यह है कि मिट्टी तो हम ही दे सकते हैं, लेकिन रेत देने से चल जाएगा काम। तो उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छा है। उसके नीचे फिर हमने वो कोई 600-700 तोड़ा भर के रखा देता, सब बेल से लेके भरा तोड़ा। तो फिर उनको बात कही, तो मैंने बोला ऐसे हम लाएंगे, वो कहने लगे हम गाड़ी भेजेंगे अपनी। उससे उन्होंने रातों रात फिर जितने जहाँ वो बैंकर बनाने थे वो चलते करते खोदना नहीं पड़ा और मोर्चे बन गए।
फिर यहाँ से उन्होंने धक्का दिया पाकिस्तान को और वहाँ से आगे आर्मी सारी लड़ी। इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस हो गई, नेतृत्व हमारा अच्छा आ गया। उसके बाद से मतलब थोड़ा सा बेहतर हो गया। नेतृत्व थोड़ा आ गया हमारा सेना। तो 6-7 किलोमीटर हम बंदा अंदर चले गए, वहाँ से पाकिस्तान भाग गया। फिर पीछे से वापस से सीज़फायर हो गया, फिर उनको पीछे आना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि जितना कुछ यहाँ है, लोगों को कहा इनके घर वगैरह जो भी है वो उखाड़ लो, यहाँ से ले जाओ इनको सारा। ये साले किसी काम के खैर गाड़ियाँ भी उन्होंने दी, उठा के ले जाओ इनको जो मिलता है यहाँ से। तो इस तरह से वो ये 71 का जो मेरा व्यू देखा है अपना, देखने में जो हम कर सके, इस तरह अवेयरनेस उस वक्त पब्लिक में भी बड़ी आ गई थी, क्योंकि युद्ध देखे थे सारा, ज़्यादा कुछ देखे चलते। तो 71 का उसके बाद आ गया 99 उसके का, बाद 99 आ गया। तो 99 कारगिल वार हो गया। कारगिल वार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री बने देश के, निर्लेप, एक लौह पुरुष। आज उनको तो और ये एक जो युग था, बड़ा स्वर्णिम युग था। हमारे जो प्रधानमंत्री तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले उनका नेतृत्व आया, और उस वक्त सब संपूर्ण देश को जितने भी लोग हैं उनको ये प्रसन्नता हो गई कि ये आए निर्लेप व्यक्ति है, हमारा नेतृत्व ठीक रहेगा। और सेना भी हमारी उत्साहित हो गई, नेतृत्व ठीक। जिस हिम्मत से, जिस जोश से हमारी सेना युवा लड़े, छोटे छोटे 25 साल के बच्चे, उनको हमने कारगिल युद्ध में जब 10वां चौथा होता था, 10वां या 13वां, तो फिर सेवा भारती की तरफ से इंद्रेश जी ने हमको कहा था कि 5,000 रुपया आप उनको घर परिवार में जाके वहाँ देना, सेवा भारती की तरफ से। हमें जिला कार्यवाह था। फिर हमने कहा कि इनको शंका कैसे पता चलेगा कि वाले कोई आके फौजी उनको देता था, कोई संस्था आके देती थी। तो हम फिर अपनी यूनिफॉर्म में, संघ के यूनिफॉर्म में, निकर पहन के, टोपी पहन के, दंड लेके गुरुद्वारे में आते, गुरुद्वारे में, गणवेश में, गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, घर में गए। उनको पता लगे कि ये संघ के लोग हैं, और ये जो इस वक्त हमारी सेवा कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के। आर्मी को भी पता चलेगा, जनता को भी पता लगेगी। हमने वो उसकी कटिंग वगैरह सारी मेरे पास बनी हुई है, वो ले गए थे अपने। तो बात यह है कि वो गणवेश में हम गए, और वो भी चकित होते थे ये कौन सा फोर्स आ गई है जो हमको इतनी सहायता करती है। फिर हमने थोड़ा बोलना, विषय रखना, फिर 5,000 का उनको देना। कहने का मतलब है कि उस वक्त हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा, और हमारा डिफेंस भी मजबूत हो गया था, सारा नेतृत्व अच्छा आ गया था। तो जनता भी उत्साह से साथ दिया, तो वो हम विजयी हुए, और पाकिस्तान को मुक्ति देखनी पड़ी। 99 मतलब आपको ये लग रहा है कि 99 में जो हमारा नेतृत्व था वो स्ट्रांग था, जिसकी वजह से हम लोग एक बेहतर युद्ध परफॉर्म कर सके, जो हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब बात आती है कि 99 के बाद इतने सालों में ये छुटपुट घटनाएं तो पाकिस्तान के साथ हमेशा होती रहती थी, क्योंकि हमेशा ये लोग यहाँ पे टेररिज्म फैलाते रहे हैं, हमारा बहुत इन्होंने नुकसान किया। हमारे बॉर्डर्स पे ऐसी घटनाएं हमेशा होती रही हैं, छोटी मोटी फायरिंग हमेशा चलती रही है, और इन्होंने हमेशा वायलेशन की है। 2025 का जो अभी का दौर है, जो अभी का जो ये युद्ध हुआ, जो बड़ा छोटा रहा, इस युद्ध में आप फाइनली क्या समझते हो कि आज हम कितने सक्षम हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने 47 से लेके 2025 का ये 6 लड़ाइयाँ अपनी आंखों से देखी हैं, और जिसका आप पूरा वर्णन कर रहे हो। तो इस बार जो आपको क्या लगा, कि आपका ओपिनियन क्या है कि ये जो युद्ध है ये किस स्तर का रहा, और हमारा जो नेतृत्व है उसका क्या रोल रहा? जहाँ तक नेतृत्व की बात है, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री वर्तमान में, अब इनकी तुलना तो क्या क्या काम किए क्या नहीं किए वो तो जनता अच्छी तरह से जानती है, व्याख्या कर सकते, व्याख्या से बाहर है। इनकी तुलना तो हम कर नहीं सकते, जितना इन्होंने किया, निर्लेप होकर किया, एक छोटे से ख़ानदान से आए, छोटे से उतर आए, इनकी हिस्ट्री, बायोग्राफी, सारा कुछ
पब्लिक, आम पब्लिक तो सब जानते हैं, पढ़े जग लिखे जाए। होते थे, इसे सब जानते, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अभी इनके कारनामों को देख के वो लोग भी प्रभावित हैं, चाहे वो किसी भी। तो इन्होंने जितना काम सुधार किया, जितना देखिए आज हम अपना- पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। तीसरी बड़ी इकानमी है, तीसरे बड़ा एक पहचान है, और इतना बड़ा मतलब कि पूरी दुनिया में जाने पूरी जाते दुनिया हैं। में। तो इनके चलते इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, गरीबी के खिलाफ आंदोलन, विदेशी नीति के खिलाफ आंदोलन, अपने सेना का विद्रोह करके सेना, और डिफेंस इतना मज़ा आते ही इन्होंने पहले डिफेंस बनाया, डिफेंस की तरफ देखा, उसके बाद इकानमी की तरफ देखा, उसके बाद भ्रष्टाचार की तरफ देखा, उसके बाद स्वच्छता की तरफ, क्या क्या मतलब एक मजबूत भारत का निर्माण किया, जिसका हम सपना देखते थे, लोग देखते थे, वो युग आया। अब रहा सवाल इसकी बात का कि जितना पराक्रम हमारी सेना ने जो निर्लेप और स्वच्छ और साहसी नेतृत्व के मतलब होते हुए उनकी देख रेख में सेना ने जो पराक्रम दिखाया, ऐसा वर्ल्ड में हिस्ट्री पहली बार होगी कि लादेन को अमेरिका ने अगर घर में जाके घुस के मारा था, एक व्यक्ति को मारा था, उस वक्त हम लोग जो अभी भी जो प्रचलित लोग हैं, जो ये इस युग को मोदी जी का जो किया हुआ उनको आंखों में दिखाई नहीं देता, वो तो अभी भी नुक्ताचीनी करते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोग तो होते ही हैं, हर समाज में होते हैं, हर युग में हुए हैं, उनको तो हम इग्नोर ही करते हैं। सेना भी भरी भती सब जानती है कि हमारा नेतृत्व कहाँ है, वो ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब जयकारे लगते हैं, ऐसे कभी नहीं लगते थे बॉर्डर पे, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर जाता था, ना कोई मिनिस्टर जाता था, ना कोई जाता था। घरों में होके यहाँ शहीद हो गए थे, उसकी डेड बॉडी आती ही नहीं थी घर में, और वहाँ ही वो उसको संस्कार करके दिया जाता था, उसकी अस्थियाँ वापस भेजते थे घर में। और इस नेता मोदी जी ने आकर के इतना काम किया कि उनका मान सम्मान हो करके उनको ठीक तरह से ला के संस्कार करके परिवार को सहायता करना, करना। और इवन जहाँ कोई रिटायर हुआ है, अगर 2 साल भी जिसने सर्विस किया, उसका भी संस्कार होता है, तो वो भी गार्ड ऑफ ऑनर देता है। तो सेना का पराक्रम क्यों ना हो? अगर आप मुझे सब कुछ दे रहे हो, अब मेरे मान सम्मान भी कर रहे हो, तो हमारा दिल खुश नहीं होगा। मान सम्मान कर रहे हो, सेना को बहुत इज्जत और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी जी खुद सेना के बीच जाते हैं, बीच में जाते हैं, डिफेंस में हर जगह जाते हैं, और उनकी हर ज़रूरत जो, चाहे इकनॉमिक हो, चाहे वो डिफेंस की नज़र से हथियार शस्त्र हो, वो इस वक्त मनमन तो हर पराक्रम से वो लड़ते हैं। हम सेना को प्रणाम करते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में साफ कहा कि टेररिज्म और टॉक नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप बात करना चाहते हो तो आपको टेररिज्म रोकना होगा। जैसे पुलवामा में जो घटना घटी, उसके बाद जो ये सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये एक ऐसी स्ट्राइक थी जिसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान की आंखें खुल जानी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक कैंसर की तरह हमारे भारतवर्ष को खाई जा रहा है। बिल्कुल। और इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ना आज की जो वॉर है, जो मैं समझती हूँ कि ये टेररिज्म के खिलाफ है। और हमारे जो 25-26 लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दिया गया, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक आइडिया जो भारत का है वो ये है कि जितने भी मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना, ना कि उनकी जनता के ऊपर स्ट्राइक करना। और उन्होंने 9 ठिकानों को ध्वस्त किया ताकि वहाँ से उनको और रास्ता मिल सके और मिलिटेंट्स पैदा ना हो सके। और उसके बाद जो उनकी जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है, ये लोग जहादी हैं, ये इस तरह की कंट्री है कि जिनको सोच समझ है ही नहीं। 47 में दोनों देश आज़ाद हुए, हम कहाँ पहुँचे और वो कहाँ पहुँचे। आप देखिए, मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा कि आप मेरे साथ कंपटीशन करिए पढ़ाई में, आईटी सेक्टर में, आप इकोनॉमिक्स में आइए, आप और मेडिकल के सेक्टर में आइए, आप ट्रेड में आइए, आप हर एक सेक्टर में आइए, आप मेरे साथ उसमें कंपटीशन करिए, ना कि आप टेररिस्ट भेजने में और टेररिज्म फैलाने में। ये सब मत करिए।
तो आज भी जो उन्होंने किया है वो यही सोच के किया है कि हम लोग टेररिज्म के खिलाफ हैं, ना कि किसी बेकसूर जनता को मारने के खिलाफ हैं। लेकिन आप देखिए कि उसके एवज में पाकिस्तान का रिएक्शन कितना ही निंदनीय, कितना ही बुरा था। अक्टूबर कश्मीर में उस वक्त अटैक करके अटैक क्या किया, मतलब अचानक जहाँ जिहादी अपने ट्रेनिंग लेते थे पीओको में, वहाँ उस वक्त स्ट्राइक करके तो हमारा जहाज़ भी गया। अभी अभिनंदन आए वो टेरर से, वो वापस उड़ाया जैसे करे। तो उस वक्त पाकिस्तान की आंखें, नहीं ये पराक्रम है हमारा कि अभिनंदन को हम वापस लाए। वापस लाना कोई मामूली काम नहीं था और वो छोड़ते नहीं थे। तो जब इन्होंने अपनी आंखें दिखाई कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर उसको छोड़ोगे नहीं तो उसका परिणाम आप भुगतोगे, ये सीधी सीधी उस वक्त प्राप्त होती, तो उनको छोड़ना पड़ा। इसी तरह अभी लादेन मारा गया तो लोग कह रहे थे कि अमेरिका ने बहुत बड़ा काम किया। जब इतने 11 स्थानों पर एट ए टाइम इतने जिहादी मारे गए और सटीक, आप देखिए कि जहां पर वो चाहते थे टारगेट करना वहीं पे टारगेट किया, ना दाएं ना बाएं। तो आप देखिए कि जो हम जिस स्थिति में लड़ रहे थे वो कभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पाए, क्योंकि पाकिस्तान सेना को आज भी ये समझ नहीं आ रही कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। मोदी जी कूटनीतिज्ञ हैं, उन्होंने बड़ी कूटनीति से उन ठिकानों को ध्वस्त किया ताकि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म हो, और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो पाकिस्तान है एक टेररिस्ट कंट्री है और इनका काम है टेररिज्म फैलाना। उसके बाद एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं ये तैयार हैं, सब कुछ मतलब हर एक चीज़ तैयार होने के बाद पीओजे को अटैक करके लेना चाहिए था। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? बात यह है कि 90% लोग तो ये नहीं कहते, 10% बोले हुए लोग जो हैं वो कहते हैं कि अटैक होना। अगर युद्ध करना होता था, वार टाइप युद्ध तो था ही नहीं, वार तो है ही नहीं थी, तो आतंकवादियों को मारने का काम था, उनको करने का, उसके बाद अंदर से सफाई करने का काम था। तो अगर उसका युद्ध करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी जनता को बचाना, पूरी पॉलिटिक्स को बचाना, पूरी राजनीति को बचाना, देश को ऊपर ले जाना, इसमें बड़ी चीज़ें देखी जाती है। वो राजनीति जो नेतृत्व है वो ही जानता है। हम तो शिकार हो जाते हैं, जो कोई बात करेगा अपने दिमाग से सोचना वो करता है। लेकिन उसमें अगर हमारा युद्ध दो देशों के बीच में नहीं थी, ये युद्ध जो अगर पाकिस्तान समझो अगर युद्ध है तो ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में नहीं है, इसमें बहुत दो ये ईस्ट और वेस्ट का इस वक्त जो दूरअंदेशी से अगर हम देखें, अपने मैं व्यक्तिगत बताता हूँ तो ये दो नॉर्थ एंड साउथ की है। उसमें चाइना एक तरफ है तो एक तरफ अमेरिका का अपना दबदबा है। अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, तो चाइना को अगर टक्कर दी है तो हमारे नेता मोदी जी और हमारी सरकार ने ही दिया उसको, नहीं तो पहले तो हमारे इतना इलाका हमने दे दिया। अब उनका जहाँ भी वो मुकाबला हुआ, वहाँ की सेना की थी, तो वो जानकारी हो गई कि भारत इतना मजबूत हो गया कि चाइना की भी नज़र नहीं पड़ती। और अमेरिका को ये पता लग गया कि अगर मेरा दुश्मन चाइना है तो उसको अगर कोई रोक सकता था, भारत ही रोक सकता। और साथ में एक मैसेज गया है भारत की तरफ से कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा, ये अंदर घुस के मारेगा। अगर इसकी मतलब इसकी बॉर्डर्स टेरिटरी को डिस्टर्ब किया गया तो इसको मतलब बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जाएगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो सीज़ फायर हुआ है ये एक बड़ा शानदार एग्जिट लिया है। मोदी जी आज इस भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम लड़ाई में इंडल्ज हो जाएं और हमारी इकोनॉमी खराब हो जाए, जिससे जो आज हम इतना ग्रो कर रहे हैं, हमारी कंट्री बहुत ग्रो कर रही है, तो हम उस ग्रोथ से नीचे आ जाएं। क्योंकि वॉर किसी के भी हक में नहीं हुआ करती, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो भारत को मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार अच्छा काम, बहुत ही अच्छा नेतृत्व मिला हुआ है, जिसने उनको दिखा भी दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, पूरी दुनिया को बता दिया कि हम कितने सक्षम हैं। आज के टाइम में हमारी सेना, हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारी वायु सेना, जल सेना, थल सेना, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो इस बार मुझे लगता है मोदी जी ने दिखाई है
मातृत्व की शक्ति, कि मातृशक्ति जो है वो क्या कर सकती है, उसका उदाहरण कर्नल सोफिया और कर्नल अपना विंग कमांडर व्योमिका जो है वो आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि आज का टाइम जो है वो हमारे लिए एक स्वर्णिम युग है। हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए अपने देश के प्रति। हमें अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए किन चीज़ों को, किस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो बड़ा क्लियर हो गया है कि हमारी जो नेतृत्व है वो ये चाहता है कि हम आगे बढ़े, इन फालतू की चीज़ों में ना इंडल्ज हों। ये एक रीज़न है पीओजेके लेने का। उन्होंने सोचा जो है वो पीओजेके के लिए उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई होगी कि पीओजेके के साथ क्या करना है, कब लेना है या कब नहीं लेना, ठीक है। लेकिन इस वक्त की जो मांग थी, जो एक खूबसूरत, जो एक बहुत अच्छा एग्जिट जो मोदी जी ने लिया है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दूरंदेश मोदी जी के जैसा दूरंदेश कोई भी लीडर नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जो बात आपने कही है बिल्कुल दुरुस्त है। इससे भी तो अभी ये नेतृत्व बना रहे और हमारी सरकार फलती फूलती रहे, सेना पराक्रमी रहे, इसके लिए मैं थोड़ा सा, मेरी आयु तो 90 साल होने वाली है। अभी हमारा तो जाना निश्चित हर एक व्यक्ति का है, लेकिन एज के हिसाब से, लेकिन एक जो मन में मेरी थोड़ी सी पीड़ा है, जो मैं अपने नेतृत्व मोदी जी को और जितने भी हमारे समर्पित हमारे उनकी टोली है, उनका काम है, उनके संघ का, ये मैं एक अपना एक पीड़ा उनको बताता हूँ कि अगर ये रहेगी तो हमारा नेतृत्व इसी तरह जमा रहे, चलता रहेगा, कोई दुनिया की ताकत देख नहीं सकती। हमें जब गिरेंगे, हमारा कोई होगा तो हमारा सर्वनाश दुनिया लोगों का भी होगा और हमारा नेतृत्व भी खराब होगा। तो उस नेतृत्व को ठीक करने के लिए अभी मोदी जी तो बिल्कुल निर्लेप चलते हैं, जो हमारे कार्य जितने भी मिनिस्टर अच्छे हैं सारे चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मोदी जी को भी शायद नहीं जानने का करीब है, हम नीचे लोग बैठे हुए उस नेतृत्व में सेंध लगा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं इसको डाउन करने के लिए, भ्रष्ट, और दूसरी पार्टियों को जो जमे हुए, जो जिन्होंने ना किया कुछ नहीं, उन लोगों को टिकटें दे के अपनी पार्टी में लेके जाना, तो वो हमारी एक मतलब कि बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। तो इस तरफ वो नेतृत्व को देखना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि देखना चाहिए, ऐसे लोगों को आने वाले टाइम में नेतृत्व देना चाहिए जो मोदी जी जैसी विचारधारा के हों। और आपका कहने का मतलब ये मुझे समझ आया है कि एक स्टेट में, पूरे भारत में एक मोदी है, इस तरह का 1000 मोदी हर एक स्टेट में होना चाहिए ताकि हमारा बेहतर फ्यूचर हो। तो इसलिए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को मिटाने से होता है, लेकिन भ्रष्टाचारी को गद्दी पर बिठा दोगे तब भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? तो लोग तो भ्रमित होंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे ये लगता है सर, सबसे पहले हमें एक ऑपरेशन क्लीन करना चाहिए भारत के अंदर। नेशनलिस्ट लोगों की जगह होनी चाहिए, जो लोग भारत के नहीं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और वो जिनको हम अपना समझे, वो अपना नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए इनको क्लीन, देश के अंदर के दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, इनसे छुटकारा होना पड़ेगा। ये सेंध लगा रहे हैं और वो सीआईडी और विदेशों के पाले हुए लोग हैं, वो हमको नेतृत्व काम करेंगे, हमारी सेना को कम करेंगे। इसलिए इस पर विचार मंथन, जितना हम विदेशी नीति करते इतने हमने इसमें भी विचार करना चाहिए। 2025 की जो ये जंग हुई है, जो इस वक्त 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ के बीच जो ये जंग हुई है, मुझे ये लगता है कि पूरे संसार को ये मैसेज मिल गया है कि आज का भारत सर्वश्रेष्ठ भारत है और आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चीज़ें, हम लोग फूलेंगे फलेंगे। और एक सबसे अच्छी बात मुझे मतलब ये लगी कि हेमराज जी ने जो अपनी हर एक चीज़ को बड़ा इलेबोरेट किया है, 47 की लड़ाई, 62 की, 65 की, 71 की, 99 की और 2025 की। सो ये डिफरेंस जो उन्होंने बताया है, इनके मुंह से सुनना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ख़ास बात है, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, कोई मुझे ऐसे लोगों से मतलब वास्ता नहीं हुआ, मिलना नहीं हुआ कि जिन्होंने इतनी सारी जंगें देखी हों
और जो वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो सर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और मैं आपकी दीर्घायु की कामना करूँगी, प्रभु को बोलूँगी कि आपका ऐसे ही मार्गदर्शन भी मिलता रहे। और आप आज तो मतलब मैंने जो सुना है कि आप 10 साल के सबसे छोटे एक सिपाही के रूप में आपने काम किया, वो बड़ा सराहनीय है। थैंक यू।